हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जिला दर्शन, और राजस्थान की जिला दर्शन के अंतर्गत अपन नंबर 1 जो जिला ले रहे हैं वो जिला कौन सा है? अजमेर। अपने यथावत राजस्थान के 33 जिलों की क्लासें बनेगी और इसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि हर जिले का पूरा अध्ययन करें। क्लासें थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन आप इसको अंत तक देखें। तो आज जो शुरुआत अपन कर रहे हैं वो शुरुआत किसकी कर रहे हैं? अजमेर, यानी अजमेर जिला दर्शन। अजमेर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या अजमेर में और इतिहास से लगा के ज्योग्राफी, कल्चर सभी से जोड़ते हुए इनके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले अपन अजमेर ले लेते हैं। तो इस अजमेर के सबसे पहले अगर बात करें कि अजमेर की स्थापना कब हुई, तो अजमेर की जो स्थापना हुई यानी अजमेर नगर की जो स्थापना हुई वो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1113 ईस्वी में। अगर इसकी स्थापना की बात आ जाए तो इसकी जो स्थापना की थी वो स्थापना कब हुई थी? सन 1113 ईस्वी के अंतर्गत हुई। और इसकी जो स्थापना की थी वो किस शासक ने की थी? तो अजमेर के शासक अजय राज चौहान ने। अजमेर की जो स्थापना की थी वो स्थापना किसने की थी? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। ध्यान रखिए, अजय पाल नहा करके आए। इसमें ऑप्शन में अजय पाल भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। और स्थापना इसकी कब हुई थी? सन 1113 ईस्वी के अंतर्गत हुई। तो ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद की अगर बात करें कि इस अजमेर के प्राचीन नाम, यानी अजमेर का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? तो इस अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर। यानी इस पृथ्वीपुर एक तरह गांव है यहाँ पे। बाद में अजयराज ने यहाँ आकर अजमेर नगर नए तरीके से बसाया। पहले ये गांव के रूप में था पृथ्वीपुर। और इस पृथ्वीपुर की जो स्थापना थी वो स्थापना चौहान वंश के शासक की था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम था, क्योंकि ध्यान रखिए चौहान करके नामक पृथ्वीराज चौहान से नाम से 3 शासक बने थे। इसमें जो तृतीय शासक था वो प्रतिभाशाली शासक था, उसके इतिहास अलग है। ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। इस पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने यहाँ पर एक कस्बा बसाया जिसका नाम रख दिया था पृथ्वीपुर का था। अर्थात बाद में इसका नाम अजमेर नगर के रूप में किया और अजमेर के नए तरीके से इसकी स्थापना की। तो अजमेर का जो प्राचीन नाम हो जाता है प्राचीन नाम क्या हो जाता? पृथ्वीपुर हो जाता। ध्यान रखिए। अगर यही बात अपन करते हैं कि इसको संस्कृत भाषा में या संस्कृत में किस रूप से इसको पुकारा जाता है, तो संस्कृत में इसको कहते हैं अजमेरू नगर। यानी अजमेर का संस्कृत नाम पूछे तो संस्कृत नाम क्या हो जाता है? अजमेरू नगर के नाम से ये हो जाता है। तो ध्यान रखिए। अब बात करें अपन इस अजमेर के उपनाम क्या है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट अपना, इस अजमेर के उपनाम क्या क्या है? तो अजमेर के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें इनके अंतर्गत है तो देखो, ये राजस्थान का मध्य जिला है। यानी राजस्थान का मध्य जिला है। और अगर मध्य स्थान पूछे तो मकराना नागौर आता है, लेकिन मध्य जिला पूछे तो कौन सा है? अजमेर है। इस कारण इसका पहला जो उपनाम हो जाता है वो हो जाता है, इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किस नगर को कहा जाता है? तो कहा जाता अजमेर को कहा जाता। तो पहला नाम ये हो जाता। अब नंबर 2 दूसरे उपनाम की अगर बात करें इनके अंतर्गत है तो अजमेर का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम देखो, भारत के अंतर्गत या राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह वो कहाँ पे आती है? अजमेर में आती है। और मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है भारत के अंतर्गत वो कौन सा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो भारत के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत करने का आते हैं, अजमेर के अंतर्गत आते हैं। तो ये भारतीय मुसलमानों के लिए, यानी राजस्थान ये भारतीय मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुस्लिम धार्मिक केंद्र बन गया। इस कारण इसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं राजस्थान, या इसको ले लो आप भारत का मक्का मदीना।
भारत का मक्का मदीना या भारत का मक्का किसको कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है। तो भारत का हो गया, तो ये राजस्थान का भी हो गया। आप इसमें आप ध्यान रखें, क्योंकि मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना प्रमुख स्थल है और भारत के अंतर्गत ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुख्य स्थल है, तो ये ध्यान रखिए। तीसरा, अगर इसके उपनाम की बात करें तो देखो, अभी अपने चर्चा की कि मुस्लिम समुदाय का सबसे धार्मिक यानी बड़ा केंद्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के अंतर्गत है। उसी प्रकार अजमेर की तहसील पुष्कर है, जिनको कोकण तीर्थ या तीर्थराज कहते हैं, यानी लगभग वहाँ पे बताए जाते हैं 100 मंदिर के आसपास है। तो यानी ये इसी ज़िले के अंतर्गत हिंदुओं के भी बड़े तीर्थ स्थल है और मुसलमानों का भी बड़ा तीर्थ स्थल है। इस कारण इस नगर को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। तो आप लिख सकते हैं तीसरा उपनाम सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो वो अजमेर का नाम है। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को पुकारा जाता, तो अजमेर को पुकारा जाता। लेकिन ध्यान रखिए, सांप्रदायिक सद्भावना का अगर मेला आपसे पूछे तो मेला कौन सा होगा, रामदेव जी मेला रुणेचा गांव जैसलमेर वाला होता है, ध्यान रखिए। तो सांप्रदायिक सद्भावना को हो गया। अब इसका अगला चौथा नाम की अगर बात करें तो चौथा नाम इसके अंदर देखो कि अकबर, मुगल सम्राट जो अकबर था, अकबर ने अकबर का किला जो अजमेर के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। उस निर्माण का जो उद्देश्य था गुजरात पे आक्रमणकारी और यहाँ पे योजना बनाना और फिर गुजरात को अपने अधीन करने के लिए, तो यानी वो हो गया। दूसरी बात, इसका उद्देश्य राजस्थान के जितने भी राजपूत जो शासक थे उन शासकों को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने ये कराया था। तो उसी आधार पर, उस किले के आधार पे इस नगर का जो नाम उपनाम में आता है वो आता है राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी किस नगर को कहा जाता है, अजमेर को ही कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो इसका एक उपनाम हो जाता है राजपुताने की कुंजी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद में इसका और जो उपनाम आता है वो उपनाम आता है पांचवा, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, अजमेर को ही कहा जाता है। और ये जो नाम दिया था वो नाम देने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बिशप हैबर। बिशप हैबर ने इस राजस्थान के अजमेर नगर का जो नाम दिया वो क्या दिया था, राजस्थान के जिब्राल्टर यानी दुर्ग के नाम के हिसाब से इसका नाम दिया था। तो ये आते हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के उपनाम। और प्राचीन समय में क्या, तो पुराने समय में अजमेर को राजस्थान का नाका भी कहते थे। तो ये एक उपनाम और लिख सकते हैं आप, इसको राजस्थान का नाका भी कहते हैं। तो ये थे अपने अजमेर के प्रमुख उपनाम की बात करें तो ये है। अब देखिए कि राजस्थान के अंतर्गत जो अजमेर है, ये अजमेर राजस्थान में एकमात्र या पहला ऐसे जो तथ्य है जो राजस्थान के अन्य ज़िलों के अंतर्गत नहीं है, यानी पहला स्थान जो आता है, तो उन चीज़ों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, अजमेर राजस्थान में पहला या प्रथम, इसमें कोई संस्था या ऐसा कोई चीज़ें है जिसमें अपना पहला स्थान जो रखता है, तो उसके हिसाब से इनके अंतर्गत पड़ते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो पहली जो चीज़ है राजस्थान के अंतर्गत है वो पहली है कि ये राज्य की एकमात्र, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं अति IMP है, देखो कि राज्य की एकमात्र बाल संसद।
जिस प्रकार से भारत में जो संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, उसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत एक बाल संसद बनी हुई है और वो एग्ज़ाम में प्रश्न गांव के हिसाब से आ सकता है। उस गांव का नाम है तिलोनिया गांव। तिलोनिया गांव, ये तिलोनिया गांव जो अजमेर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर राज्य की एकमात्र क्या है, बाल संसद है। यानी इस तिलोनिया गांव के आसपास लगभग 21 विद्यालय है। इन 21 विद्यालय के छात्र अपने दो मतलब ये भाग बनाते, लोकसभा बनाते, राज्यसभा बनाते, उनके सदस्य चुनते। जिस प्रकार से केंद्र में जो चुनाव होता है उसी प्रक्रिया से ये करते हैं। उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनता है, फिर आसपास कोई थोड़े समस्या हो तो उनको ये उजागर करते हैं। तो तिलोनिया गांव के अंतर्गत राजस्थान अजमेर के अंतर्गत एकमात्र जो क्या है, बाल संसद है। और ये कहाँ पे, तिलोनिया गांव के अंतर्गत है। 21 विद्यालय के छात्र ये मिलकर ये संसद का गठन करते हैं और इन्हीं के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कार्य केंद्र में होता है उसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं। तिलोनिया गांव से आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि इस तिलोनिया गांव से संबंधित एक महिला है और उस महिला का नाम है अरुणा राय। अरुणा राय का संबंध राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से है और गांव पूछे तो कौन सा गांव है, तिलोनिया गांव है। अरुणा राय आपको पता है, अरुणा राय सूचना के अधिकार से इन्होंने जो मामला उजागर किया। तो ये बात करें अपन सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसकी जो मांग उठी थी वो उठी थी भीम राजसमंद से सूचना के अधिकार की मांग उठी थी। और सूचना का अधिकार का जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन की बात करें इनकी तो 1995 में ब्यावर यानी अजमेर से ही ब्यावर से इसकी शुरुआत हुई थी आंदोलन सूचना के अधिकार की। और इसको 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया और मौलिक अधिकार के रूप में इसको 19(1) के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया है। तो ये सूचना का जो अधिकार है इससे संबंधित जो महिला है जिसका नाम क्या है, अरुणा राय। और इस अरुणा राय का जो संबंध है वो संबंध किस गांव से, तो तिलोनिया गांव अजमेर से है। राज्य की एकमात्र बाल संसद कहाँ पे आती है, तो अजमेर के अंतर्गत आती है। इसको आप ध्यान रखिए। तो ये है तिलोनिया गांव से संबंधित। अन्य और अगर बात करें इसमें कि एकमात्र है जो राजस्थान में अजमेर में, तो देखिए आप इसमें राजस्थान की पुष्प मंडी, राजस्थान की जो पुष्प मंडी है वो पुष्प मंडी कहाँ पे आती है, तो ये आती है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर के अंतर्गत पुष्प मंडी है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन कहाँ से होता है, अजमेर से होता है। तो राजस्थान की जो पुष्प मंडी है वो कहाँ पे है, अजमेर के अंतर्गत है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें अपन पुष्कर के अंतर्गत ही है, तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, राजस्थान का प्रथम हाईटेक जो डाकघर है वो डाकघर कहाँ पे स्थित है, तो ये आता है पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ पे स्थित है, तो पुष्कर के अंतर्गत है। और पुष्प मंडी कहाँ पे है, तो पुष्कर के अंतर्गत आती है। दूसरी अगर बात करें इसमें तो राजस्थान की पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला जो कहाँ पे स्थित है,
अजमेर के अंतर्गत है, यानी राजस्थान की पहले आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला जो अजमेर के अंतर्गत है, पहली यानी प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोगशाला अगर आपसे पूछे तो ये प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर और बात करें कि इस अजमेर के अंतर्गत राजस्थान में पहला क्या है, तो इसके अंतर्गत देखो पहला आती है राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी। राजस्थान की सबसे बड़ी जो संगमरमर जो मंडी है यानी मार्बल मंडी है, वो मंडी कहाँ पे आती है, तो किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आती है राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर यानी मार्बल जो मंडी है। जबकि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन वो राजसमंद से होता है और अच्छी किस्म का जो मार्बल का उत्पादन होता है वो होता है अपने मकराना नागौर से होता है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जो जेल है, ये जेल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये जेल स्थापित की गई थी अजमेर के अंतर्गत है, तो ये आपको ध्यान रखिए। उसके बाद में ध्यान रखिए देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, देश का यानी राजस्थान का तो है ही है, देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, और ये केंद्र कहाँ आता है, तबीजी, और तबीजी कहाँ पे है, अजमेर के अंतर्गत है। तो देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। तो मसाला अनुसंधान का अगर प्रश्न आए तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें प्रथम में, तो राजस्थान की प्रथम डेयरी, और वो डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी, और ये पद्मा डेयरी कहाँ पे आती है, अजमेर के अंतर्गत आती है। तो राजस्थान की प्रथम जो डेयरी है वो डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी, और पद्मा डेयरी राजस्थान में कहाँ आती है, तो ये आती है अजमेर के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद में अगर बात करें अपन वैसे पशु संपदा से करेंगे कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, और ये केंद्र कहाँ है, तो ये आता है रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में गांव है, इस गांव के अंतर्गत बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो पशु संपदा पढ़े थे उसमें भी करेंगे, लेकिन अभी अपन जिला दर्शन अजमेर पढ़ रहे हैं, तो लगभग इसमें से अपन जो प्रश्न बन सकते एग्जाम के हिसाब से वो छोड़ते नहीं हैं। तो ध्यान रखिए कि राजस्थान में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पे आता है, तो ये आता है रामसर अजमेर के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद में अगर बात करें और भी अजमेर के अंतर्गत है, तो राजस्थान का सिस्मोग्राफ संयंत्र, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राजस्थान का सिस्मोग्राफ संयंत्र, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है। ये आप ध्यान रखें। तो राजस्थान का सिस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ स्थित है, तो अजमेर के अंतर्गत है। तो ये तो है अपना राजस्थान अजमेर, ये है राजस्थान में अजमेर का पहला या प्रथम वाली बात करें तो, और ये थे इनके उपनाम। अब पढ़ते हैं राजस्थान में जो अजमेर है
इसमें प्रमुख मंदिर यानी धार्मिक स्थल कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो देखिए आप इनको इतिहास से भी जोड़ेंगे, जितने भी शासक है जिनसे अजमेर से संबंध रहता है तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। पहले इनके जो धार्मिक स्थल है उस धार्मिक स्थल की बात करते हैं जो प्रमुख मंदिर के रूप के अंतर्गत है। तो 5-7 मंदिर एक साथ ले लेते हैं। देखें जो अति आईएमपी जो मंदिर है उन मंदिरों की अगर अपन बात करते हैं तो पहला इसके अंतर्गत अगर बात करें तो देखो नंबर 1 मंदिर ले रहे हैं बाला जी का मंदिर। बालाजी का मंदिर यानी किसका हो गया, हनुमान जी का, हनुमान जी का। और ये कहाँ पे स्थित है, अजमेर के अंतर्गत है। ये आईएमपी किस लिए है, यानी इस मंदिर के जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, यानी इसको और किन नामों से जाना जाता है। यानी जो ये बालाजी का मंदिर है, इस बालाजी के मंदिर को और जो उपनाम है वो उपनाम इसको कहते हैं बापूगढ़। इसका जो उपनाम आता है कौन सा आता, बापूगढ़। बापूगढ़ यानी इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण कराया था मराठा सरदार, मराठा सरदार बापूराव सिंधिया। बापूराव सिंधिया ये मराठा सरदार था। इस मराठा सरदार ने इस मंदिर का निर्माण कराया, इस कारण इसे बापूगढ़ मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता। जबकि ये मंदिर है किसका है, बालाजी का मंदिर है। ये राजस्थान में कहाँ आता है, तो ये अजमेर में आता है। और इसी मंदिर को बापूगढ़ के साथ में इसको बजरंग गढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बजरंगगढ़ या बापूगढ़ का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सोनी जी की नसिया। प्रश्न है कि सोनी जी की नसिया राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर के अंतर्गत है। यानी ये एक मंदिर है जिसका नाम है सोनी जी की नसिया के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सोनी जी की जो नसिया है, इस सोनी जी की जो नसिया है, इसके उपनाम की अगर बात करें तो इसके उपनाम देखो 2 उपनाम हैं। और वो 2 उपनाम कौन कौन से हैं, तो एक तो इसका उपनाम हो गया लाल मंदिर, लाल मंदिर या इसी को कहते हैं जैन मंदिर। लाल मंदिर या जैन मंदिर, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इस सोनी जी की जो नसिया है इस मंदिर के अंतर्गत लाल पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा हो रखा है, तो इसे लाल मंदिर कहते हैं। और ये है कौन सा है, जैन मंदिर है, तो इसको जैन मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रतिमा है, यानी इस मंदिर के अंतर्गत जो प्रतिमा है वो प्रतिमा है ऋषभ देव की। ऋषभ देव यानी आदि नाथ की प्रतिमा। आदिनाथ की जो प्रतिमा इसके अंतर्गत स्थित है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ की प्रतिमा किसके अंदर, सोनी जी की नसिया के अंतर्गत है, यानी लाल मंदिर के अंतर्गत है। इस मंदिर की बात करें निर्माण की, सोनी जी की जो नसिया है इस मंदिर की अगर अपन निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1864 और 1865, 2 तारीखें आपको याद रखनी है, 1864 और 1865।
1865 याद रखें, 1864 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 1865 में ये बनकर तैयार हुआ। तो इस मंदिर का जो निर्माण जो शुरू किया था वो शुरू किया था मूलचंद सोनी ने। मूलचंद सोनी ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था और इसको पूरा किया था टीकम चंद सोनी, यानी ये मूलचंद सोनी का ही पुत्र था जिसका नाम था टीकम चंद सोनी। टीकम चंद सोनी ने 1865 में इस मंदिर का निर्माण क्या कर दिया, पूरा कर दिया था। तो इसके निर्माता अगर आपसे पूछे तो निर्माता कौन है, टीकम चंद सोनी और मूलचंद सोनी है। उसके बाद बात करें तो ये जो मंदिर है ये मंदिर दो भागों के अंतर्गत विभक्त है। ये जो मंदिर है ये मंदिर दो भागों के अंतर्गत विभक्त है। एक भाग जो इसका है वो कहलाता है नसिया और एक भाग है जो कहलाता है स्वर्ण मंदिर। एक भाग तो कहलाता है नसिया और एक भाग क्या कहलाता है, स्वर्ण मंदिर। और इस स्वर्ण मंदिर को ही कहते हैं अक्षरधाम। स्वर्ण मंदिर को किस नाम से पुकारा जाता है, अक्षरधाम के नाम से पुकारा जाता है। तो ये था अपना सोनी जी की नसिया जो अजमेर के अंतर्गत स्थित है। तो इसका प्रश्न अगर आ जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है तो अजमेर में है। फिर इसके निर्माण की बात आती है तो ये आप इस प्रकार से ध्यान रखें। तो ये दो मंदिर हुए, बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, उपनाम बापूगढ़ या बजरंगगढ़, मराठा सरदार बापूराव सिंधिया ने इसका निर्माण कराया। अन्य और मंदिर देखिए, और मंदिर कौन कौन से हैं। देखिए अपन तीन मंदिरों को साथ में पढ़ लेते हैं। एक मंदिर जो अजमेर के अंतर्गत है यानी पुष्कर, जिसे कहते हैं वराह मंदिर। फिर उसके बाद में अगला मंदिर प्रसिद्ध जिसका नाम क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ये मंदिर किस में आता है, पुष्कर के अंतर्गत ही आता है। अगर स्थान पूछे तो पुष्कर अजमेर। ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ आ रहा है, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। और एक मंदिर अपन ले लेते हैं माँ सावित्री का मंदिर। माँ सावित्री का मंदिर, और माँ सावित्री का मंदिर ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अजमेर, यानी कि किस जगह आता है तो पुष्कर के अंतर्गत ये आता है। अब देखो यहाँ पे इनके निर्माण की या इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। तो देखो निर्माण की अगर बात करें, जैसे वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था चौहान वंशीय शासक अर्णोराज चौहान ने। चौहान वंश के शासक अर्णोराज चौहान ने वराह मंदिर का निर्माण कराया था। ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण है वो प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने कराया। इसका एक विशेष नाम नहीं मिलता है, लेकिन इस मंदिर का अगर पुनः निर्माण की बात करें, ब्रह्मा जी का मंदिर, तो इसका जो पुनः निर्माण हुआ और वो पुनः निर्माण कराया था जिसका नाम है गोकुल चंद पारिक ने। गोकुल चंद पारिक ने इसका निर्माण कराया। जबकि यहाँ पे जो इसकी प्रतिमा है यानी जो इसकी मूर्ति है, तो इस प्रतिमा स्थापित की थी जिसका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने इसकी प्रतिमा की स्थापना की थी। तो प्रतिमा की स्थापना करने वाले अलग व्यक्ति था। और मंदिर का जो निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका कराया था गोकुलचंद पारिक ने करवाया था, ध्यान रखें।
माँ सावित्री माता का जो मंदिर है इसके निर्माण के जो किराया है उसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस पहाड़ी पर बन रखा है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो ये जो मंदिर है माँ सावित्री माता का, ये रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ ये मंदिर है। तो रत्नागिरी पहाड़ी पर माँ सावित्री माता का मंदिर बन रखा है। ये प्रश्न आईएमपी एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब देखो अगले इन मंदिरों की अगर विशेषता की और बात करें तो देखो वराह मंदिर में जो मूर्ति थी, पहले देखिए यहाँ पे कि मुगल शासक यानी मुगल राजा जहांगीर ने अजमेर में 1613 से 1616 ईस्वी तक मुगल दरबार लगाया। यानी जहांगीर शासक जिसने 1613 से 1616 ईस्वी तक मुगल दरबार लगाया, और मुगल दरबार लगाने का जो इनका जो उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि राजपूताना के जितने जो राजा हैं वो काफ़ी ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ले, और कुछ एक जैसे मेवाड़ रियासत जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा ने, तो उनको अपने अधीन लेने के लिए इन्होंने सन 1613 से 1616 ईस्वी तक इन्होंने मुगल दरबार लगाया था। और आपको पता है कि मेवाड़ रियासत ने जो 1616 5 फरवरी 1616 ईस्वी में संधि कर ली थी जहांगीर से, और उस संधि की जो शर्तें हैं वो शर्तें भी अपन अभी राजस्थान का दुर्ग पढ़ेंगे, ये अजमेर का मैगजीन का किला, उस टाइम में इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इन्होंने जब ये मुगल दरबार लगाया था उस समय यानी वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में डलवा दी, यानी मूर्ति को यहाँ से हटाकर पुष्कर झील में फेंकवा दी या डलवा दी थी। तो ये एक घटना है जो आपको ध्यान रखनी है कि जहांगीर ने इस मूर्ति को तुड़वाकर पुष्कर झील के अंतर्गत फेंकवा दी थी, लेकिन बाद में बताया जाता है इस मंदिर का पुनः निर्माण यानी अर्णोराज चौहान ने करवाया था। प्रतिमा बाद में फेंकवा दी थी, लेकिन उससे पहले भी इस मंदिर का पुनः निर्माण हो चुका था। और इस मंदिर के अगर पुनः निर्माण की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप के पुत्र भाई जिसका नाम था शक्ति सिंह, इस शक्ति सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में ये झील में डलवाई थी। ध्यान रखें पहले भी इसका क्या हो रखा है, पुनर्निर्माण हो चुका है, क्योंकि जहांगीर और शक्ति सिंह का कार्यकाल के अंतर्गत अंतर है। शक्ति सिंह ने इसका पहले ही पुनर्निर्माण इसका करवा दिया था, ध्यान रखिए। तो ये तो था अपना वराह मंदिर। अब देखिए ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, इस ब्रह्मा जी के मंदिर से और क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषता ये ध्यान रखिए, इस मंदिर को विश्व का एकमात्र माना जाता है, यानी विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर वो किससे माना जाता है, पुष्कर अजमेर वाले को। जबकि बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर और भी है, जैसे एक मंदिर इस ब्रह्मा जी का है वो है छींच बांसवाड़ा के अंतर्गत भी है, और आसोत्रा बाड़मेर के अंतर्गत भी है। लेकिन ये बात यहाँ पे कि यहाँ पे देखो छींच और आसोत्रा के अंतर्गत जो ब्रह्मा जी का मंदिर तो है,
लेकिन यहाँ पे वर्मा जी के साथ साथ में माँ सावित्री माता की भी पूजा होती है। जबकि पुष्कर अजमेर में स्थित जो मंदिर है इसमें केवल वर्मा जी की पूजा होती है। तो ये विशु का एकमात्र जो वर्मा जी का मंदिर है वो इसी को माना जाता है। छीच और आसोत्रा के अंतर्गत मंदिर है, लेकिन वहाँ पे पूजा वर्मा जी के साथ साथ किसकी होती है? माँ सावित्री माता की भी पूजा होती है। तो विविधित रूप से जो पूजा होती है वो वर्मा जी की पुष्कर के अंतर्गत ही होती है। तो ये विश्व का एकमात्र मंदिर है, ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद अगर बात करें माँ सावित्री माता, तो माँ सावित्री माता का मंदिर जो रत्नागिरी नामक पहाड़ी पर जो ये मंदिर बन रखा है, लेकिन ये मंदिर से और जो विशेषता आईएमपी है वो आईएमपी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 मई 2016 ईस्वी में राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राज सिंधिया ने राज्य का तीसरा रोपवे का उद्घाटन किया। यह आपको ध्यान रखना है कि 3 मई 2016 को श्रीमती वसुंधरा राज सिंधिया ने राजस्थान का तीसरा रोपवे का उद्घाटन किया। यानी अभी तक राजस्थान में 3 रोपवे हैं, उसमें पहला जो रोपवे है वो सुंदा माता जालोर, सन 2006 में उसका उद्घाटन हुआ, सुंदा माता जालोर। उसके बाद राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसापूर्णी करणी माता उदयपुर, सन 2008 में उसका उद्घाटन हुआ। और 2016 में माँ सावित्री रोपवे पुष्कर अजमेर के अंतर्गत श्रीमती वसुंधरा राज सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। तो ये माँ सावित्री माता से ध्यान रखिए। दूसरी बात अगर बात करें तो माँ सावित्री माता के अंतर्गत जो ये मंदिर है इसमें 2 प्रतिमाएं रखी हुई है, यानी 2 प्रतिमा की यहाँ पे पूजा होती है। तो एक प्रतिमा तो है, प्रतिमा एक तो है माँ सावित्री की और दूसरी है माँ सरस्वती की। तो ये 2 प्रतिमाएं इसके अंतर्गत रखी हुई है। ये तो गहराई से बन जाता प्रश्न। आपको मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना रत्नागिरी पहाड़ी और ये उद्घाटन से संबंधित। तो ये और अपने जो 3 मंदिर हैं वो कंप्लीट हुए। अब अपन और इसके अजमेर के अन्य जो मंदिर हैं वो लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अजमेर में और अन्य मंदिर कौन कौन से हैं। तो और मंदिर की अगर बात करें अपन, मुख्य मंदिर, तो देखिए इसके अंतर्गत है। पहला अगर मंदिर की अपन बात करें तो यहाँ पे देखो 9 ग्रह का मंदिर, यानी 9 ग्रह का जो मंदिर आता है, ये मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? अजमेर किशनगढ़ के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं 9 ग्रह का मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। और ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आता है। अगला अगर मंदिर की बात करें तो देखिए यहाँ पे ले लिया अपन ने बाबा रामदेव का मंदिर। बाबा रामदेव का जो मंदिर है ये मंदिर आता है खोड़ियावास अजमेर के अंतर्गत आता है। और इस मंदिर को कहते हैं कि राजस्थान
का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिए, भारत का छोटा जो रामदेवरा है वो भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात के अंतर्गत है। ये है जो कौन सा है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, जो खुड़ियावास अजमेर के अंतर्गत ये मंदिर बना हुआ है। नवग्रह का मंदिर कहाँ पे, किशनगढ़ है। और किशनगढ़ के अंतर्गत ही एक और मंदिर आता है जिसका नाम है काचरिया मंदिर। काचरिया जो मंदिर है ये मंदिर किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। तो तहसील से आप याद रख लेना, किशनगढ़ अजमेर में, ये खुड़ियावास अजमेर के अंतर्गत आता है। तो काचरिया मंदिर कहाँ पे आता है, किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। उसके बाद अजमेर शहर के अंतर्गत, जो अजमेर है इस शहर के अंतर्गत एक मंदिर और है, वो मंदिर है खोबरा नाथ का मंदिर। अजमेर शहर के अंतर्गत जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, खोबरा नाथ का मंदिर है। और इस मंदिर के जो उपनाम है वो उपनाम इसे कहते हैं शादी देव, या फिर इसको कहते हैं शनि देव के नाम से पुकारा जाता है। तो ये अजमेर के शहर के अंतर्गत ही है। तो ये आपको ध्यान रखना, अजमेर शहर में ही ये मंदिर स्थित है, खोबरा नाथ का मंदिर। उपनाम इनका शादी देव या शनि देव के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि और जो मंदिर है वो मंदिर किशनगढ़ के अंतर्गत, जैसे पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ आता है, किशनगढ़ के अंतर्गत है। अजमेर किशनगढ़ के अंतर्गत जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, पंचमुखी यानी पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है वो किशनगढ़ के अंतर्गत है, 5 मुंह इनके अंतर्गत है। उसके बाद अगर बात करें किशनगढ़ में, तो किशनगढ़ के अंतर्गत ही एक और जो मंदिर बन रखा है वो मंदिर है खोड़ा गणेश। जिस प्रकार से त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, उसी प्रकार से खोड़ा गणेश जी का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पे आता है, तो ये किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी किशनगढ़ में है और खोड़ा गणेश जी का जो मंदिर है वो मंदिर भी कहाँ आता है, किशनगढ़ के अंतर्गत ही आता है, यह आता है। उसके बाद अगर बात करें कि और जो मंदिर की बात करें तो जैसे रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। और रंगनाथ जी का मंदिर ये कहाँ आता है, पुष्कर अजमेर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ आता है, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत आता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण द्रविड़ शैली में हो रखा है। जो ये मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किस शैली से हो रखा है, तो ये हो रखा है द्रविड़ शैली में। और इसे रंग देव भी या रंग देव महाराज भी कहते हैं इसको, या रंग बावजी का मंदिर कहाँ आता है, पुष्कर अजमेर में आता है। इसका निर्माण किस शैली में हो रखा है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत हो रखा है। और ये किस समुदाय से संबंधित है, क्योंकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो संप्रदाय है वो कौन सा है, वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। अगर प्रश्न किसी संप्रदाय से पूछ ले तो एक किस संप्रदाय से आता है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सेठ पूरणमल ने। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया था, सेठ पूरणमल नामक व्यक्ति था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये अपने रंगनाथ जी का मंदिर है। अन्य मंदिरों की और बात करें, जैसे नवग्रह मंदिर किशनगढ़ के अंतर्गत हो गया, रामदेव का मंदिर खुड़ियावास अजमेर, खोड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ आ रहा है, किशनगढ़। अन्य और मंदिर की बात करें अजमेर के अंतर्गत है तो जैसे एक मंदिर यहाँ पे है चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर।
और चामुंडा माता का जो मंदिर है ये मंदिर आता है फायसागर रोड अजमेर। यानी फायसागर झील है, इसके पास में जो मंदिर बन रखा है वो मंदिर कौन सा है? चामुंडा माता का मंदिर। ध्यान रखें, प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंतर्गत है। तो अपन जोधपुर दर्शन पढ़ेंगे, यानी जोधपुर का जिला दर्शन पढ़ेंगे, उस टाइम में उस मंदिर की बात करेंगे। यहाँ पे छोटा मंदिर है चामुंडा माता, फायसागर रोड पे ये अजमेर में बन रखा है। इस मंदिर की जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि अजमेर का चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड और इसका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ की जो रचना की थी वो कौन सी की थी? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। यानी ये जो दो व्यक्ति है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रबरदाई, वो इस देवी की पूजा करते हैं। इस कारण इस चामुंडा माता को इन दोनों की इष्ट देवी के नाम से पुकारा जाता है। इष्ट देवी के नाम से पुकारा जाता है। यानी चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और इसके दरबारी कवि चंद्रबरदाई चामुंडा माता की पूजा किया करते थे। तो यह आता है अजमेर वाली चामुंडा माता के बारे में। इसके बाद में और बात करें कि अजमेर में और कौन से मंदिर हैं, तो गायत्री माता का मंदिर। गायत्री माता का मंदिर ये पुष्कर के अंतर्गत आता है। गायत्री माता का जो मंदिर आता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो अजमेर। और ये आता की जगह है तो ये आता है पुष्कर के अंतर्गत आता है। इसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं बनती है। इसके बाद में एक मंदिर और अजमेर के अंतर्गत आता है और वो मंदिर है जिनदत्त सूरी जैन मंदिर। जिनदत्त सूरी जैन मंदिर। और ये मंदिर जो आता है ये आता कहाँ पे आता है? तो ये आता दादाबाड़ी, यानी अजमेर में स्थान है दादाबाड़ी, और दादाबाड़ी अजमेर के अंतर्गत ये बना हुआ मंदिर है। तो ये थे अपने अजमेर के प्रसिद्ध जो मंदिर थे, उन मंदिरों की अपने चर्चा की थी। इसके बाद में एक धार्मिक स्थल और है इसके अंतर्गत है। जैसे धार्मिक स्थल की बात करें तो एक धार्मिक जो स्थल है वो धार्मिक स्थल है सलेमाबाद अजमेर। एक जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल कौन सा है? सलेमाबाद अजमेर। और सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है और ये सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो पीठ है वो पीठ कौन सी है? निम्बार्क संप्रदाय की। यानी यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे जो मेला लगता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं लगता है। इसका मेला जो लगता है वो मेला लगता है राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी, और ये राधा अष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन आती है। यानी भाद्रे की शुक्ल पक्ष
अष्टमी जो आती है उसे राधा अष्टमी कहते हैं। और इसी राधा अष्टमी को अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य मेला यानी मुख्य पीठ है जहाँ पे मेला लगता है। जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का मेला जो लगता है वो राजसमंद के अंतर्गत लगता है। वो अष्टमी आती है जो कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी, यानी महीना भादवे वाला ही है लेकिन कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी को वहाँ पे मेला लगता है। और शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो मेला लगता है वो अजमेर के सलेमाबाद में लगता है। अपन ने रूपनगढ़ नदी की चर्चा की, तो ये रूपनगढ़ नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है जिसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है और सांबर झील के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। अजमेर के नागपाड़ से लूनी नदी का भी उद्गम होता है। तो अगर अपन अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें अगर नदी की बात करें तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो अजमेर से होता है। और वो किस स्थान से होता है तो नागपाड़ से होता है। और रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से ही होता है। तो ये भी एक धार्मिक स्थल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, वैसे ये धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल तो है ही है, लेकिन फिर भी अन्य अगर धार्मिक को छोड़कर अन्य केवल देखने लायक जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से इसके अंतर्गत अजमेर में, तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। हो गया अपना अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। अजमेर के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से इसके अंतर्गत है, तो नंबर 1 पहले अगर अपन बात करते हैं तो देखो अजमेर अगर आप गए हैं तो अजमेर स्टेशन के रेलवे स्टेशन के बाहर जो एक मकबरा बन रखा है, यानी वो मकबरा कौन सा है तो वो मकबरा है अब्दुल्ला खां एवं बीवी का मकबरा। अब्दुल्ला खां एवं बीवी का जो मकबरा है वो मकबरा किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, अजमेर में आता है। ये अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास में ही बना हुआ मकबरा है। तो अब्दुल्ला खां एवं बीवी का मकबरा राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, तो ये अजमेर के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अन्य और जो पर्यटन स्थल है, जैसे अगर बात करते हैं कि जो इसके अंतर्गत पास के अंतर्गत ही रेलवे स्टेशन के पास में ही है, तो जुबली क्लॉक टावर, इसका जो नाम है वो नाम क्या है, जुबली क्लॉक टावर के नाम से पुकारा जाता है। और जुबली क्लॉक टावर का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ था सन 1886-87, यानी 2 वर्ष के अंतर्गत ये बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम क्या आता है, जुबली क्लॉक टावर है। और ये भी रेलवे स्टेशन के पास ही अजमेर के अंतर्गत बना हुआ है। और जुबली क्लॉक का जो टावर है, ये टावर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, यानी कौन सा टावर समर्पित है, जुबली क्लॉक का टावर। तो जुबली क्लॉक का टावर कहाँ आता है, अजमेर के अंतर्गत आता है। किसको समर्पित है, तो महारानी विक्टोरिया को यह समर्पित है, ध्यान रखिए। इसके बाद में और बात करें तो जैसे किशनगढ़ के अंतर्गत एक मकबरा है जिसका नाम है टुकड़ा का मकबरा। टुकड़ा का मकबरा, टुकड़ा का मकबरा जो ये बना हुआ है, ये बना हुआ कहाँ पे है, तो किशनगढ़ के अंतर्गत है, जिनको आपको ध्यान रखना है। टुकड़ा का मकबरा, जुबली क्लॉक टावर अजमेर, टुकड़ा का मकबरा कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। और जो आता है अजमेर के अंतर्गत है, जैसे पुष्कर के अंतर्गत एक छत्री है जिसका नाम है संतोष बावली की छत्रिया। संतोष बावली की जो छत्रिया स्थित है वो छत्रिया कहाँ स्थित है, तो ये है पुष्कर अजमेर, यानी ज़िला तो अजमेर है ही है, लेकिन स्थान पूछे तो स्थान कहाँ पे ये है, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत स्थित है। और अजमेर के अंतर्गत है
छत्रियाँ और भी है, जैसे ओतेड़ की छत्रियाँ। ओतेड़ की जो छत्रियाँ है ये पुष्कर में नहीं है, कहाँ पे है? अजमेर के अंतर्गत है। ओतेड़ की छत्रियाँ के नाम से पुकारा जाता है। तो कभी छत्रियों में से एग्जाम प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिए, ओतेड़ की छत्रियाँ एमपी है। ये कहाँ स्थित है? ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद में और जो स्थल है जैसे देखने लायक अजमेर के अंतर्गत पर्यटन के हिसाब से, तो जैसे यहाँ पे ले लिया अपन ने छठा स्थल अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये अजमेर के अंतर्गत है। और इस अढ़ाई दिन झोंपड़े के अगर अपन निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था चौहान वंशीय शासक, जिसका नाम क्या आता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था। लेकिन उस समय निर्माण के समय ये क्या थे? संस्कृत पाठशाला, या इसको कह सकते हैं आप संस्कृत महाविद्यालय था। संस्कृत महाविद्यालय था, पाठशाला थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में इसको तुड़वाकर यहाँ पे मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया। अढ़ाई दिन के झोपड़ा था, इसको बाद में तुड़वाकर इसको मस्जिद के रूप में परिवर्तन किया। और इसको जो मस्जिद के रूप में परिवर्तन किया था, मस्जिद में परिवर्तन, और वो परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? तो गुलाम वंश के शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी के साथ लड़ा, यानी पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ा था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का साम्राज्य और अजमेर का सौंप कर स्वयं चला गया। गुलाम वंश के जो संस्थापक कहलाए थे वो कौन कहलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन झोपड़े को, जो पाठशाला थी, इसको परिवर्तन करके इन्होंने मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आज भी इस अढ़ाई दिन की झोंपड़े की जो दीवारें हैं, उस दीवारें पर विग्रहराज चतुर्थ जो कवि बांधव की उपाधि धारण की थी, यानी ये कविताएं और अन्य लिखता था। जैसे इन्होंने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम क्या था? हरिकेली नाटक। नाटक कौन सा था? हरिकेली नाटक। और इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियाँ है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है। और इस नाटक की जो पंक्तियाँ है, वो पंक्तियाँ आज भी इस अढ़ाई दिन के झोपड़े में के दीवारों पर अंकित है, ध्यान रखिए। तो हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी और इसकी पंक्तियाँ आज भी अढ़ाई दिन झोपड़े के दीवारों पर है, ध्यान रखिए। इसी हरिकेली नाटक की जो पंक्तियाँ हैं वो राजा मोहन राय, यानी जो अपने समाज सुधारक थे राजा मोहन राय, जिसका मकबरा यानी जिसकी स्मारक जो बन रखा है ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंतर्गत, वहाँ पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई है। और अढ़ाई दिन के झोपड़े पर भी उनकी पंक्तियाँ लिखी हुई देखने को मिलती है। वर्तमान में इस अढ़ाई दिन झोपड़े को 16 खंभों का, वर्तमान में अढ़ाई दिन झोपड़े को 16 खंभों का महल कहते हैं। 16 खंभों का महल कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो खंभों की संख्या, वो खंभों की संख्या कितनी है? 16 है। तो इसे 16 खंभों के महल के नाम से पुकारा जाता है। तो पर्यटन स्थल में अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अजमेर के अंतर्गत स्थित है। आगे और बात करें कि और स्थल कौन कौन से हैं, तो और स्थल की बात करें जैसे पृथ्वीराज स्मारक। और पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ दुर्ग के पास बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग के पास जो बन रखा है वो कौन सा स्मारक बन रखा है? पृथ्वीराज चौहान स्मारक, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का
स्मारक बन रखा है और इसे 13 सितंबर 1996, एक डेट इसको याद रखना, 13 सितंबर 1996 को इस स्मारक को देश को समर्पित कर दिया। यानी 13 सितंबर 1996 को इस स्मारक को देश को समर्पित कर दिया था। तो ये पृथ्वीराज चौहान जी का जो स्मारक है वो स्मारक तारागढ़ दुर्ग के पास ही बना हुआ है, ध्यान रखिए। और बात करें आगे कि और पर्यटन स्थल अजमेर के अंतर्गत कौन से हैं, तो 8वें पर्यटन स्थल की बात करें तो जैसे रूटी रानी का महल, रूटी रानी का महल, ये महल भी तारागढ़ दुर्ग के पास बना हुआ है। और ये जो रूटी रानी है वो रूटी रानी का जो महल इसे कहा जाता है वो रानी कौन सी थी, उमादे, रानी उमादे। और रानी उमादे मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी थी, राव मालदेव की पत्नी थी। अर्थात ये रानी उमादे जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की बेटी थी, जिनका विवाह जोधपुर के शासक राव मालदेव के साथ हुआ था। लेकिन विवाह की पहली रात ये रानी अपने पति मालदेव जी से रूठ जाती है। उसके बाद ये पहले चित्तौड़गढ़ जाती है, उसके बाद ये अजमेर आ जाती है और अजमेर में इस महल के अंतर्गत रहती है। तो ये रूटी रानी का महल जो मालदेव यानी रूटी रानी का महल अजमेर के अंतर्गत रानी उमादे का महल है। इससे आपको ये और भी ध्यान रखना है कि इस महल के अंतर्गत बाद में यानी जो ये महल बन रखा है इसमें बाद में जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी जिसका नाम है नूरजहाँ, जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ, ये नूरजहाँ भी जहांगीर से रुठ जाती है और इसी महल के अंतर्गत ये आकर रहती है। तो वैसे मुख्य जो आईएमपी है वो आपको याद रखना है, रानी उमादे विशेष है। इसके बाद बात करें कि और अजमेर में पर्यटन स्थल की, जैसे नवा पर्यटन स्थल है हाथी भाटा। वैसे हाथी भाटा अजमेर में भी है और टोंक में भी है, टोंक प्लस अजमेर गुरुद्वारा टोंक के अंतर्गत भी है और अजमेर के अंतर्गत भी है। हाथी भाटा जो ये स्थल है क्या है, तो ये स्थल है एक जो चट्टान है उस चट्टान पर डिज़ाइन यानी कोर के हाथी की प्रतिमा बनाई और कुछ चट्टान का हिस्सा उसके पास में ही है, जैसे हाथी तोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो हाथी भाटा टोंक के अंतर्गत भी है और अजमेर के अंतर्गत भी स्थित है। इसके बाद पर्यटन स्थल में 10वां पर्यटन स्थल की बात करें तो जैसे घोड़े की मज़ार, ये तारागढ़ दुर्ग में है। घोड़े की मज़ार, घोड़े की मज़ार ये भारत की एकमात्र घोड़े की मज़ार है, भारत की एकमात्र घोड़े की मज़ार हैं, क्योंकि अन्य किसी भी राज्य या किसी भी स्थल पर घोड़े की मज़ार नहीं बनी हुई है। भारत में एक ही मात्र है जो तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत आती है। घोड़े की मज़ार ये मीरान साहब जी का घोड़ा था, इसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे इसकी मज़ार बना दी। आज भी यहाँ पे जो जारियन है यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इस मज़ार पर चद्र चढ़ाने आते हैं और यहाँ पर जो चद्र नहीं चढ़ाते हैं, यहाँ पे दाल चढ़ाई जाती है, यानी दाल का चने की दाल बनाकर इसके यहाँ चढ़ाई जाती है घोड़े की मज़ार पर। तो ये घोड़े की मज़ार भारत की एकमात्र घोड़े की मज़ार है। 11वां स्थल की बात करें तो नाम आया मीरान साहब, यानी यहाँ पे आती है मीरान साहब की मज़ार या मीरान साहब की दरगाह, जो कहाँ आती है अजमेर तारागढ़ के पास ही बन रखी है। मीरान साहब की दरगाह के नाम से पुकारा
जाता है। तो ये तारागढ़ अजमेर में है, ये भी एक पर्यटन स्थल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के अंतर्गत है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये मीरान साहब की है। और अगर पर्यटन स्थल की बात करें, 12 पर्यटन स्थल अजमेर में, तो जैसे अजमेर में 12 पर्यटन स्थल, चश्मा ए नूर महल, चश्मा ए नूर महल, और एक है चश्मा ए नूर झरना, जो तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी पर बन रखा है, चश्मा ए नूर। और इसका जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। तो ध्यान रखिए। तो ये है अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो। अब देखो और भी पर्यटन स्थल है, जैसे अजमेर ब्यावर के अंतर्गत भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन चर्चा करते हैं। स्थल 12 तो हो गए, और पर्यटन स्थल अजमेर के अंतर्गत की बात करें अपन, तो जैसे 13वां पर्यटन स्थल की बात करें, इसके अंतर्गत है, तो अजमेर के अंतर्गत एक गांव है बागेरा। अजमेर में जो गांव है कौन सा है? बागेरा। तो उसे कहते हैं बागेरा का तोरण, बागेरा का तोरण। और बागेरा गांव जो अजमेर के अंतर्गत है, इसे बागेरा का तोरण कहते हैं। जो राजस्थान के अंतर्गत ये जो तोरण है, ये ढोला और मारू, ढोला और मारू की प्रेम कथा के लिए ये प्रसिद्ध आता है। तो बागेरा का तोरण कहाँ आता है? ये अजमेर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर बात करें अपन और अजमेर में पर्यटन स्थल के अंतर्गत है, तो जैसे अगर बात करें अपन तो फूल महल, फूल महल, ये फूल महल जो है ये किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। और किशनगढ़ के अंतर्गत एक झील है, गंदोराव झील है, इसके किनारे ये बना हुआ है। तो अपन झील की चर्चा करते हैं अभी तब, और इसके अंतर्गत कर लेंगे। तो ये अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें आगे, और जैसे अजमेर की जो सबसे बड़ी तहसील ब्यावर, अजमेर की सबसे बड़ी जो तहसील है वो तहसील कौन सी आती है? ब्यावर। तो इस ब्यावर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो ब्यावर की अगर बात करें पहले स्थापना, तो इस नगर की यानी इस शहर की जो स्थापना की थी, वो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम क्या है? कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन ने अजमेर नगर की, ब्यावर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ब्यावर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी अपने कर्नल डिक्सन ने की थी। 1850 का दशक था, जिसमें चारों ओर बाउंड्री बनाकर इस नगर की स्थापना की थी। ब्यावर से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न क्या है मुख्य रूप से? क्योंकि ब्यावर को पहले यानी राजस्थान का अभी जो प्राचीन मैनचेस्टर कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? ब्यावर को कहा जाता है। ब्यावर में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी राजस्थान में लगातार 3। तो उनकी जो तारीखें है वो तारीखें कितनी देखो। नंबर 1 की बात करें 1889 यानी 89, उसके बाद में 1906 और उसके बाद में 1925। लगातार जो ब्यावर के अंतर्गत स्थापना हुई सूती वस्त्र मिलों की, वो स्थापना है पहले 1889 में हुई, फिर 1906 में, फिर 1925 में। अब यहाँ पे मिल कौन सी है? तो देखिए पहली जो मिल थी वो मिल थी दी कृष्णा मिल्स, दी कृष्णा मिल्स।
लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1890 में हुई। ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो मिल कौन सी? दी कृष्णा मिल्स थी, जिसकी स्थापना सन 1890 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो स्थापना किसने की थी? तो इस मिल की जो स्थापना हुई थी, करने वाला व्यक्ति था सेठ दामोदर दास राठी ने। सेठ दामोदर दास राठी ने की थी, जिसको 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों का भामाशाह कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। 1857 की क्रांति जब थे उस टाइम में क्रांतिकारियों को जो आर्थिक जो सहयोग किया था वो किसने किया था? सेठ दामोदर दास राठी ने किया था। तो इसको क्रांतिकारियों का भामाशाह के नाम से पुकारा जाता है। इसने दी कृष्णा मिल की स्थापना की थी। इसी दामोदर दास ने ब्यावर के अंतर्गत एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, और वो महाविद्यालय कौन सा था? स्नातक महाविद्यालय। स्नातक महाविद्यालय जो ब्यावर के अंतर्गत आता है, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। ध्यान रखिए, ब्यावर की बात है तो ये है। उसके बाद अगर अपना अजमेर की चर्चा करें तो अजमेर के अंतर्गत 2 कॉलेज मुख्य रूप से आपको याद रखना। पहले अपने इस ब्यावर की जो और मिल है उनकी देखें तो 1906 और 1925 में और कौन सी है? तो 1906 के अंतर्गत जो मिल लगी थी ब्यावर के अंतर्गत है वो थी एडवर्ड मिल्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। ये राज्य की दूसरी मिल है, इतना आपको याद रखना। ये राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल है, और वो मिल कौन सी है? एडवर्ड मिल्स है। और 1925 के अंतर्गत जो स्थापित की थी वो स्थापित हुई थी महालक्ष्मी मिल। और ये महालक्ष्मी मिल वर्तमान में भी कार्य कर रही है। वर्तमान में ये 2 मिलें बंद हो चुकी है, ध्यान रखिए, लेकिन महालक्ष्मी मिल से अभी भी कार्य है। तो 3 मिलें जो ब्यावर के अंतर्गत सूती वस्त्र है, लगातार तीनों। उसके बाद बात करें ब्यावर के अंतर्गत है तो एक सीमेंट उद्योग भी है, और वो सीमेंट उद्योग कौन सा है? श्री सीमेंट। जो सीमेंट उद्योग है वो कहाँ आता है? अजमेर ब्यावर के अंतर्गत आता है। और इस श्री सीमेंट उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1890 के पास ही इनकी स्थापना हुई। तो श्री सीमेंट उद्योग कहाँ आता है? ब्यावर अजमेर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए। इसके बाद ब्यावर से और प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अजमेर का जो लोक देवता है तेजाजी है। तो तेजाजी के जो मंदिर है वो मंदिर मुख्य परबतसर के अंतर्गत नागौर के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अजमेर के अंतर्गत जो आता है तेजाजी का जो मंदिर है, जैसे पनेर गांव के अंतर्गत भी आता है, सुरसरा गांव के अंतर्गत भी आता है, और अन्य जैसे अपने पनेर हो गया, सुरसरा हो गया, परबतसर के अंतर्गत हो गया। ये तो इनके जो मुख्य मंदिर है ब्यावर सेदरिया के अंतर्गत हो जाता है। तो ब्यावर के अंतर्गत सेदरिया में भी इसका मंदिर है। उसके बाद जितने भी तेजाजी के जो मंदिर है इनको राजस्थान में तेजा चौक कहते हैं, और सबसे बड़ा जो तेजा चौक जो है तेजाजी का वो ब्यावर के अंतर्गत है। तो अपने लोक देवता धोलिया पीर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा देवता है? तेजाजी। तेजाजी के मंदिरों को तेजा चौक कहते हैं। अतः सबसे बड़ा तेजा चौक, और सबसे बड़ा तेजा चौक जो है वो कहाँ है? ब्यावर के अंदर है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष ब्यावर के अंतर्गत तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को मेला लगता है।
तेजाजी का सबसे बड़ा मानव मेला ब्यावर अजमेर के अंतर्गत लगता है, जबकि तेजाजी का पशु मेला प्रबसर नागौर के अंतर्गत लगता है। तो नागौर अपन पढ़ेंगे, उस समय इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपका तेजाजी का सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर के अंतर्गत ही है, तो ये आता है ब्यावर से प्रमुख प्रश्न। और बात करें इसके अंतर्गत अजमेर से, तो अजमेर से ध्यान रखिए, जैसे कॉलेजों की बात की तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तो और कॉलेज है, जैसे कॉलेज है सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो महाविद्यालय है ये अजमेर के अंतर्गत है। ये ध्यान रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी पुराना महाविद्यालय है, राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। तो ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो महाविद्यालय कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत है, और ये राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। और एक अजमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध जो महाविद्यालय है यानी वर्तमान में स्कूल की श्रेणी के अंतर्गत है मयो कॉलेज। मयो कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में। अजमेर दरबार गवर्नर जनरल लॉर्ड मयो के काल में अजमेर दरबार लगा, उस समय 1875 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर थे ओलिवर सहजॉन, ओलिवर सहजॉन। तो इसके प्रोफेसर नहीं सॉरी प्राचार्य ओलिवर सहजॉन, ये तो इसके प्रथम प्राचार्य थे। और पहला विद्यार्थी जो इस मयो कॉलेज का था वो था अलवर का राजकुमार मंगल सिंह। अलवर का राजकुमार था जिसका नाम क्या था, मंगल सिंह था। यानी इस विद्यालय की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था, राजस्थान के जो राजघराने के यानी राजकुमार है, युवराज हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ना। तो उनको अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ना, तो यहाँ पे विद्यार्थी अलवर का युवराज आया यानी राजकुमार मंगल सिंह, ये इसका प्रथम विद्यार्थी था। मयो कॉलेज का दूसरा जो प्राचार्य बना था जिसका नाम था गिब्सन। गिब्सन बना था। इस गिब्सन ने इस कॉलेज के नए पाठ्यक्रम और नया पाठ्यक्रम तैयार किया था। तो ये गिब्सन इसके प्रमुख प्राचार्य के रूप में माने जाते हैं। तो मयो कॉलेज कहाँ आती है, अजमेर में आती है। इसकी स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी के अंतर्गत ये होती है, ध्यान रखिए। और इस गिब्सन को भारत सरकार ने ध्यान रखे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पाठ्यक्रम तैयार किया था। तो गिब्सन, तो ये लाइन आप ध्यान रखिए। अब बात करें और अजमेर के, तो अजमेर से संबंधित जो व्यक्ति है, 2-3 व्यक्ति प्रसिद्ध है जिनके प्रश्न बनते हैं। जिसमें आपको याद रखना, जैसे नंबर 1 हरगोविंद खुराना। नाम क्या है इसका, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का संबंध कहाँ से आता है, अजमेर से आता है। इसका जो प्रमुख प्रश्न है वो प्रमुख प्रश्न क्या है, इनका प्रमुख प्रश्न ये है कि इनको विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इन्होंने अपने अजमेर से ही शिक्षा प्राप्त की थी, दयानंद विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका नाम क्या है, हरगोविंद खुराना का संबंध कहाँ से है, अजमेर से है। उसके बाद अगर एक महिला और है जैसे फल्गुबाई,
फल्गुबाई, ये जो फल्गुबाई है, इस फल्गुबाई ने यानी ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिसका नाम क्या है, फल्गुबाई। गुर्जर जाति से संबंधित है। राजस्थान में जो चरी नृत्य है वो चरी नृत्य गुर्जर जाति का है, और ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये किशनगढ़ का है, और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई है। फिर अगर आप बात करें अपने हिंदी के अंतर्गत है तो मन्नू भंडारी का जो संबंध आता है वो संबंध भी कहाँ से आता है, अजमेर से ही आता है, मन्नू भंडारी। तो आप लिख सकते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का संबंध किस जिले से आता है, अजमेर से आता है, हरगोविंद खुराना फल्गुबाई। उसके बाद में देखो हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, तो हरिभाऊ उपाध्याय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ, 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले अजमेर के अंतर्गत हरिभाऊ उपाध्याय यानी एकमात्र अजमेर का मुख्यमंत्री, राजस्थान का नहीं है, केवल एकमात्र अजमेर का जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था, हरिभाऊ उपाध्याय बना था। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय का संबंध भी किससे आता है, ये भी अपने अजमेर से आता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर बात करें अपन और अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, तो अजमेर में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, प्रमुख दुर्ग, प्रमुख दुर्ग के अंतर्गत जो नंबर 1 है तारागढ़, नंबर 2 मैगजीन दुर्ग, मैगजीन का दुर्ग हो गया, नंबर 3 केहरीगढ़, नंबर 4 टाटगढ़ दुर्ग, नंबर 5 अथूण दुर्ग, नंबर जो 5 आता है वो 5 कौन सा आता है, अथूण दुर्ग आता है। तो अब देखिए इसके अंतर्गत है, इनसे जो विशेषताओं की बात करें तो इस तारागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण अजमेर की जब स्थापना हुई 1113 ईस्वी में, उस समय अजय राज ने ही इसका निर्माण करवाया था 1113 के अंतर्गत। लेकिन इसका जो पुनः निर्माण कराया था वो करवाया था, इसका परकोटा बनाया था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे मेवाड़ का उड़ना राजकुमार कहते हैं, इन्होंने इसका पुनः निर्माण कराया और अपने पत्नी के नाम पर इस किले का नाम क्या कर दिया, तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। तो ये इसकी विशेषता बनती है। बाकी इस किले के अंतर्गत जो मीरान साहब की घोड़े की दरगाह, पृथ्वीराज का स्मारक इनके पास में, उनमें पर्यटन स्थल में अपने चर्चा कर ली। अब देखिए मैगजीन का किला, मैगजीन का किले के उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम देखो, इसको कहते हैं दौलत खाना के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, अकबर का किला, अकबर का किला के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। यानी इस किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। मुगल सम्राट शासक कौन था, अकबर। इस अकबर ने इसका निर्माण कराया। अकबर का जो दौलत, जो जितनी भी दौलत थी वो यहाँ रखता था, इस कारण से अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, इसलिए इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, या अकबर के किले के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये मैगजीन का किला कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत आता है। हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनी थी, अकबर और कच्छा वंश के शासक मानसिंह, उस समय वो राजकुमार था, तो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी वो योजना भी कहाँ बनाई थी, वो बनाई थी अपने मैगजीन के किले के अंतर्गत बनाई थी। तो उनकी भी ये विशेषता है। उसके बाद में बात करें केहरीगढ़, तो केहरीगढ़ किला कहाँ आता है, किशनगढ़ के अंतर्गत। केहरीगढ़ किला कहाँ आता है, किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। टाटगढ़ किला कहाँ आता है, ब्यावर।
टाटगढ़ जो दुर्ग है वो दुर्ग कहाँ आता है, ब्यावर के अंतर्गत है। और इस टाटगढ़ दुर्ग से आपको जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि ये एकमात्र यानी कर्नल जेम्स टॉड ने ब्यावर के पास में 2 किलों का निर्माण करवाया था। एक करवाया था भीमगढ़ दुर्ग और एक करवाया था टाटगढ़ दुर्ग। लेकिन ध्यान रखें भीमगढ़ जो दुर्ग है ये वर्तमान में राजसमंद के अंतर्गत चला गया और टाटगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में 2 किले हैं। और तो ये टाटगढ़ जो किला है ये टाटगढ़ किला वर्तमान में 3 संभागों की सीमा पर स्थित है, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग, यानी जिला पूछे तो पाली, अजमेर और राजसमंद की सीमा पर स्थित है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र जो किला है वो किला कौन सा है, टाटगढ़ दुर्ग, जो कहाँ आता है, ब्यावर के अंतर्गत आता है। अथुण का किला जो ये ब्यावर के अंतर्गत यानी ब्यावर के पास में ही अथुण गांव है जहाँ पे ये दुर्ग बन रखा अथुण दुर्ग। तो ये प्रसिद्ध अजमेर के 5 दुर्ग है जो एग्ज़ाम के हिसाब से आईएमपी है, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी राजस्थान के कल्चर के अंदर जो किलों का जो वीडियो अलग बनाएंगे राजस्थान के दुर्ग उसमें इनकी और डिटेल देखते हैं। आप देखिए अजमेर में पानी की झील कौन कौन सी है। या फिर अपन देखते हैं पहले अजमेर से मुगल राजाओं का संबंध। अजमेर से जो मुगल राजा थे उनका संबंध क्या है। नंबर 1 राजा अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहाँ और नंबर 4 औरंगजेब। अब देखो इन 4 जो शासक है इन 4 शासकों का अजमेर से संबंध है और वो संबंध किस प्रकार से है। तो जैसे अपने इसकी तो चर्चा कर ही ली कि इन्होंने किला बनाया था जिसे अकबर का किला कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिए अकबर ने अजमेर के अंतर्गत 3 चीज़ें और बनाई। जैसे इन्होंने बनाया था पर्यटन के हिसाब से याद रख लेना बादशाही भवन, ये किले से पहले बन गया था। इसी के आधार पर इन्होंने किले की नींव रखी थी। तो बादशाही भवन ये अकबर ने अजमेर के अंतर्गत बनवाया था, ध्यान रखें। तो बादशाही भवन उसके बाद में इन्होंने बनवाया था किले के पास में सहेलियों का बाजार, यानी अगर आपसे पूछे सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है तो उदयपुर के अंतर्गत है। सहेलियों का मंदिर पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत है। और सहेलियों का बाजार पूछे तो अजमेर के अंतर्गत है। वर्तमान में सहेलियों का बाजार का नाम परिवर्तन करके वर्तमान में इसी बाजार को कहते हैं चूड़ी बाजार। वर्तमान में इसी बाजार को किस नाम से पुकारते हैं, चूड़ी बाजार के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में इस किले के पास में अकबर ने कोस मीनार का निर्माण कराया है, यानी एक छोटी सी मीनार बनाई जिसका नाम है कोस मीनार। तो कोस मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने कराया था अजमेर के अंतर्गत। लेकिन प्रसिद्ध इसका ध्यान रखना इसका किला यानी इसका दौलत खाना अकबर का किला। अब बात करें अपन जहांगीर की, तो जहांगीर ने क्या बनवाए थे अजमेर के अंतर्गत। तो इसका पहली तो चीज़ आपको ध्यान रखना, नंबर 1 इन्होंने 1613 से 1616 ईस्वी के मध्य अजमेर में मुगल दरबार लगाया।
1613 से 1616 के मध्य, यानी 3 साल इन्होंने मुग़ल दरबार लगाया था। और मुग़ल दरबार में राजपूताना राजाएं जो अलग अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उनको अपने अधीन करना था। उसी के उद्देश्य से इन्होंने मुग़ल दरबार लगाया। और इस मुग़ल दरबार में ही मेवाड़ रियासत, जिसने मुग़लों से अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी 1616 ईस्वी 5 फरवरी 1616 ईस्वी के अंतर्गत मेवाड़ रियासत ने यहाँ पे संधि कर ली थी। यानी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने संधि की थी। लेकिन संधि की जो शर्त थी कि यहाँ पे राजा उपस्थित नहीं होगा, राजा का बड़ा बेटा उपस्थित होगा। तो मुग़ल दरबार में अमर सिंह के पुत्र करण सिंह, यानी महाराणा प्रताप के पोते करण सिंह इस मुग़ल दरबार में उपस्थित हुए। और इसी मुग़ल दरबार के दौरान जहांगीर ने अजमेर में वराह मंदिर है, जिसकी मूर्ति पुष्कर झील के अंतर्गत फेंकवा दी थी। तो ये घटना भी आपको ध्यान रखिए। अगली बात करें इसके अंतर्गत है, तो भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सर टॉमस रो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से भारत में आई थी। उससे पहले यह राजदूत आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत आया था 22 दिसंबर 1615। 22 दिसंबर 1615 ईस्वी के अंतर्गत आया था। लेकिन जहांगीर के साथ इसकी मुलाकात हुई थी। सर टॉमस रो भारत आया, तो भारत आया तो ये आया था 22 दिसंबर 1615 ईस्वी के अंतर्गत। लेकिन इनकी जहांगीर के साथ में जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात की तारीख जो आपको याद रखनी है, वो मुलाकात हुई थी 10 जनवरी 1616 ईस्वी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो और जहांगीर के मध्य मुलाकात हुई। और ये मुलाकात कहाँ हुई थी? अजमेर में ही हुई थी। और किस किले में हुई थी? अकबर का किला यानी मैगजीन का किले में हुई थी। लेकिन वार्तालाप के लिए दौलत बाग के अंतर्गत भी गए थे। यानी जहांगीर ने अजमेर के अंतर्गत दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसी दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? सुभाष उद्यान कर दिया था। तो इसका निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और इसका नाम क्या रख दिया? सुभाष उद्यान के नाम से पुकारा जाता है। अब बात करें अपन शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ का संबंध अजमेर से इस सुभाष उद्यान यानी दौलत बाग से ही है। इन्होंने इस दौलत बाग के पास में, दौलत बाग है, इसके पास में इन्होंने 5 संगमरमर से निर्मित बारहद्रियों का निर्माण कराया। यानी 5 संगमरमर से निर्मित बारहद्रियों का निर्माण करवाया। वो किसने कराया था? शाहजहाँ ने करवाया था। यानी आना सागर झील की पाल पर। ये दौलत बाग आना सागर झील के पीछे बना हुआ है। और यहाँ पर 5 संगमरमर बारहद्रियों का जो निर्माण करवाया वो किसने कराया था? शाहजहाँ ने करवाया था। ध्यान रखिए। औरंगजेब का जो संबंध है अजमेर से, वो संबंध एक ही आपको याद रखना, वो याद रखना दोरई का युद्ध। दोरई का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था औरंगजेब के भाई यानी बड़े भाई दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, मुग़ल शासकों का अजमेर से संबंध ये आता है। इसके बाद अगर बात करें, वैसे पहले अजमेर पे चौहानों ने राज किया। चौहानों के बाद में त्राइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध के बाद यहाँ पे कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ ने यहाँ पे आधिपत्य जमाया था। तो किशनगढ़ जो क्षेत्र है यानी किशनगढ़ जो रियासत है वो मारवाड़ के राजाओं की है। और वहाँ से
सावंत सिंह, जिसका नाम है नागरीदास, जो बनी ठनी चित्र शैली का संबंध भी किससे आता है, किशनगढ़ से आता है, जिस पर 1973 के अंतर्गत क्या हुआ, डाक टिकट जारी कर रखा है। तो वैसे चित्र शैली के अपन वीडियो अलग बनाएंगे, ये आता है। इसके बाद बात करें अजमेर से और, तो देखिए झील, अजमेर में कौन कौन सी झीलें हैं? अजमेर में 3 जिले प्रमुख हैं। नंबर 1 पुष्कर झील, नंबर 2 आना सागर, झील, और नंबर 3 फाय सागर झील। अब इन जिलों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखो पुष्कर झील, इसकी 2 लाइनें आपको याद रखनी है। ये राज्य की सबसे प्रदूषित झील है, लेकिन इसी को देखते हैं धार्मिक दृष्टि से, तो राज्य की धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है, वो झील कौन सी है, तो पुष्कर झील है। तो धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बाकी सबसे प्रदूषित झील है। और इस झील के पास में छोटे मोटे कितने घाट है, 52 घाट है। छोटे मोटे कितने घाट है, 52 घाट है। जिलों का वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें इनके प्रमुख घाटों की अपन विशेषता की भी बात करेंगे। आना सागर झील है, निर्माण 1137 में अर्णोराज चौहान ने कराया था। चंद्रा नदी पर इसका निर्माण करवाया था। झील के पीछे दौलत बाग है, इसकी पाल पर संगमरमर की 12 दरिया जो बन रखी है, तो वहाँ चर्चा अपन ने कर ली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए ध्यान रखना, आना सागर झील अजमेर, अर्णोराज चौहान 1137 में निर्माण कराया। फाय सागर झील अकाल रात कार्य हेतु अजमेर में इस झील का निर्माण हुआ था, यानी बांडी नदी के पानी को रोककर, बांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण कराया। ध्यान रखिए बांडी नदी का पानी आना सागर में भी आता है, लेकिन निर्माण के टाइम में चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया था। तो फाय सागर झील कहाँ आती है, अजमेर में आती है। इसका निर्माण इंजीनियर फाय ने करवाया था। तो सन 1891-92 में इसका निर्माण हुआ। तो तारीख अगर याद रखें तो 1891-92 में इसका निर्माण होता है। तो ये प्रमुख अजमेर में पानी की झीलों के अंतर्गत आती है। और एक झील जो किशनगढ़ के अंतर्गत है, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, और वो झील कौन सी है, गंदोराव झील। और गंदोराव झील कहाँ आती है, किशनगढ़ के अंतर्गत आती है। विशेषता इसकी क्या है, इसके पास में फूल महल बना हुआ है। इसके पास में स्थित क्या है, फूल महल बन रखा है। तो ये आपको ध्यान रखें। तो ये अपना अजमेर के प्रमुख जो प्रश्न थे वो अपने कंप्लीट। इसके बाद अपन अगले वीडियो के अंतर्गत अगला कोई भी एक ज़िला लेंगे जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कैसा लगा अपना वीडियो, आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, और न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।